हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। तो इस चैनल पे आपको दृष्टि की मंथली मैगज़ीन जो कि नवंबर की है उसको कवर कराई जा रही है और इस कड़ी में पॉलिटी की सारी वीडियोस कवर हो चुकी हैं और इकोनॉमिक्स की चल रही हैं। इस कड़ी में इकोनॉमिक्स के 4 टॉपिक हो चुके हैं और आज ये 5वां है। चलिए देखते हैं। हमारा पिछला टॉपिक था भारत में बेरोज़गारी का मापन और जो नेक्स्ट है जो इस वीडियो में कवर कराया जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और मुद्रास्फीति। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्रास्फीति से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये इकोनॉमिक्स का बहुत मतलब ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं और हर एग्ज़ाम में बनते हैं। तो इसको आप प्लीज़ कवर कर लीजिएगा स्टैटिक पार्ट्स अपने नोट्स वगैरह से, या इसके जो PYQs जो है मैं किसी एक वीडियो में बना करके अपलोड कर दूँगी कभी। तो ये चर्चा में क्यों है? तो जुलाई 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 7.44% तक पहुंच गई है, जिसे भारत के लिए गोल्डी लॉक्स परिदृश्य तैयार हुआ है, जो निवेशकों एवं करताओं की आर्थिक स्थिति के बराबर में अनिश्चितताओं को दर्शाता है। तो आइए देखते हैं कि गोल्डी लॉक परिदृश्य क्या है। तो ये एक अर्थव्यवस्था के लिए आदर्श स्थिति का वर्णन करता है, जहाँ पे अर्थव्यवस्था बहुत अधिक विस्तार या संकुचन नहीं करती और गोल्डन लॉक्स अर्थव्यवस्था में स्थिर आर्थिक विकास होता है, जिससे मंदी को रोका जा सकता है, लेकिन इतनी अधिक वृद्धि नहीं होती है कि मुद्रास्फीति बहुत अधिक बढ़ जाए। का वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और अनुमान। तो इसमें जीडीपी अनुमान क्या है कि जो है 2023-24 के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का जो वृद्धि है वो 6.5% है, जबकि बेंचमार्क सेंसेक्स जो है वो सूचकांक वर्तमान में 65,000 अंक पर है। दूसरी ओर आगामी महीनों में सोने और बैंक जमा दरों के स्थिर रहने की उम्मीद है, यानी ये ठीक ठाक चल रहा। इसी में मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है कि आरबीआई का अनुमान है 2024-25 की पहली तिमाही तक मुद्रास्फीति जो है वो 5% से ऊपर रहेगी और संभावित रूप से वर्तमान तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में 2023 में 6.2% तक पहुंच जाएगी और आरबीआई के जो 4% के कॉन्सेप्ट लेवल है, जो कंफर्ट लेवल है, उससे अधिक होगी। तो आपको पता होगा कि मुद्रास्फीति जो है आरबीआई के द्वारा तय की गई है वो जो है 4 +-2 यानी मैक्सिमम 6 और मिनिमम 2। नेक्स्ट है खाद्य मूल्य दबाव। इसमें क्या होता है कि अगले कुछ महीनों तक खाद्य पदार्थों की कीमतें ऊंची रहने की आशंका है। जुलाई के आंकड़ों के अनुसार अनाज व दालों दोनों में कुल 13%, मसालों में 21.6% और दूध में 8.3% के साथ साथ सब्जियों की कीमतें 37.3% में वृद्धि होगी, ये इंगित करता है। सरकारी हस्तक्षेप और नई फसल की आवक से अंततः इस दबाव के कम होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है ब्याज दरें और मौद्रिक नीति। इसमें क्या होता है कि उच्च मुद्रास्फीति अनुमानों को देखते हुए ब्याज दर में किसी प्रकार की कटौती की संभावना अगले वित्तीय वर्ष यानी 24-25 तक के लिए टाल दी गई है। मौद्रिक नीति समिति जो है MPC द्वारा आगामी बैठक में नीतिगत दरों को बनाए रखने की संभावना है, जिसमें संभावित रूप से जो बाजार दर है उसमें पहली कटौती अगले वित्तीय वर्ष में होगी। अब नेक्स्ट है बाजार दृष्टिकोण। तो इसमें क्या है कि महंगाई और ऊंची ब्याज दरों के बावजूद भारतीय बाजार ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो दृढ़ आय की संभावना और स्टेबल माइक्रो कंडीशनल के समर्थन से भारत ने अन्य बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया है। तो बढ़ती महंगाई का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो पहला कि बाज़ारों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो जब मुद्रास्फीति अधिक होती है तो स्टॉक की जो कीमतें हैं कम आंकी जाती हैं और सोने का मूल्य बढ़ जाता है। तो बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे वास्तविक आय भी कम हो जाती है। जैसे आपको बहुत टाइम पहले कुछ कई सालों पहले 10 साल 15 साल पहले जो 500 रुपये की वैल्यू वो आज की 500 रुपये की वैल्यू के बराबर नहीं लगती है। आज के 500 रुपये पिछले टाइम के 100-200 रुपये के लगभग क्रय शक्ति उसकी आंकी जा सकती है। इसके अतिरिक्त क्या है कि उच्च मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप ब्याज दरें उच्च होती हैं, जिससे इक्विटी की लागत प्रभावित होती है। और अप्रैल 2022 से क्या हो रहा है कि आरबीआई ने रेपो रेट में लगातार बढ़ोतरी की है, जिसके कारण उधार दरों में समग्र वृद्धि हुई है।
जिससे विभिन्न प्रकार के ऋणों का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, रेपो रेट से ऋणों पे प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में कि रिलेटिव इन्फ्लेशन जो है जुलाई की दिखाई गई है। यहाँ पे आपको मिनिमम 2 जो मैंने बताया था 2 प्लस -4 इन्फ्लेशन का जो कंफर्ट लेवल होता है, और ये 6 हाईएस्ट होता है। इसके ऊपर जाता है तो अब इन्फ्लेशन अधिक माना जाता है, और इसके नीचे अब डिफ्लेशन माना जाता है। तो यहाँ पे आपको अलग-अलग आंकड़े, जो ग्रीन है वो आपको रूरल एरिया के, और ये ब्लू वाला शहरी एरिया के बारे में, और ये कंबाइंड है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मुद्रास्फीति के जो आंकड़े हैं वो अलग-अलग हैं, और यहाँ किन-किन प्रोडक्ट्स पे इनका इफ़ेक्ट पड़ा है वो शो हो रहा है। आय का पुनर्वितरण, इसमें क्या है कि मुद्रास्फीति का समाज के विभिन्न समूहों पर असमान प्रभाव पड़ सकता है। देनदारों से प्राप्त धन मूल्य घटने से लेनदारों को नुकसान हो सकता है। जैसे कि सपोज़ कि अगर हमने जो मैंने ₹500 का एग्जांपल दिया, कि अगर मैंने कुछ साल पहले किसी से ₹500 उधार लिए होते हैं, तो मैं लेनदार हो गया, मैंने ₹500 उधार लिए, और उस टाइम पे वैल्यू उसकी आज की वैल्यू से अधिक थी, और अब मैं आज की डेट में उसको वो सेम मुद्रास्फीति मतलब बढ़ने की वजह से आज मैं जब उसको वो पैसा वापस करती हूँ तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रह जाती जैसे जितनी कुछ सालों पहले थी, मुद्रास्फीति से पहले थी। इसके विपरीत देनदारों को उन पैसों से ऋण चुकाने से लाभ हो सकता है जिनकी कीमत उनके उधार लेने के समय की कीमत से कम है। प्रतिस्पर्धात्मकता, किसी देश में अनमुद्रास्फीति उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर सकती है। यदि घरेलू कीमतें व्यापारिक साझेदार देशों की तुलना में तेज़ी से बढ़ें तो देश का निर्यात है वो वैश्विक बाजार में कम आकर्षक हो जाता है। पारिश्रमिक मूल्य चक्र, ये क्या होता है कि मुद्रास्फीति के कारण कभी कभी बढ़ी हुई पारिश्रमिक और मूल्य चक्र की शुरुआत हो सकती है। बढ़ती लागत के साथ समन्वय बनाने के लिए श्रमिक उच्च मजदूरी की मांग करते हैं, और व्यवसायों में लगने वाली जो उच्च लागतों के कारण कीमतें उच्च होती हैं, जिनका दबाव उपभोक्ताओं पर पड़ता है। इस चक्र के परिणामतः मुद्रास्फीति की जो स्थिति है लगातार बनी रह सकती है। यानी यहाँ पे मुद्रास्फीति के बढ़ने से क्या होता है कि हर तबका प्रभावित होता है, हर क्षेत्र प्रभावित होता है। तो माना कि मुद्रास्फीति बढ़ी तो सामान की कीमतें बढ़ी, तो मज़दूर जो है वो भी अपना जो मज़दूरी है वो बढ़ाएंगे। तो ऐसी तरह से ना अन्य चीज़ों में भी अपनी डिमांड जो है पैसों की वो बढ़ती चली जाएगी। अब आगे की राह क्या है कि मुद्रास्फीति की बढ़ती चिंताओं को देखते हुए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति के दबाव को प्रबंधित करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इसमें खाद्य कीमतों की स्थिर करना, आपूर्ति श्रृंखला जो होती है दक्षता में सुधार करना, सुरक्षात्मक मौद्रिक नीति बनाए रखने जैसे जो लक्षित उपाय हैं वो शामिल हो सकते हैं। सरकार को संतुलित बजट बनाए रखना चाहिए, अनावश्यक व्यय को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले जो सुधार हैं, जो उपाय हैं, उनके मध्य राजस्व अर्जन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना। आरबीआई को सतर्क और डेटा संचालित मौद्रिक नीति दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि इसमें आर्थिक विकास संबंधित प्रभाव पर विचार करते हुए मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए बाजार सॉरी ब्याज दरों को समायोजित करना शामिल हो सकता है। और तो ये रहा आज का आर्टिकल जो मुद्रास्फीति से संबंधित था। इसके स्टैटिक पोर्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो प्लीज़ उसको जाके कवर कीजिएगा और PYQs देख लीजिएगा, नहीं तो मैं PYQs बाद में इस पर अपलोड करूँगी। इससे संबंधित जो संभावित प्रश्न है वो क्या है कि हाल के वर्षों में भारत में मुद्रास्फीति की दर में उच्च वृद्धि देखी गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें और इससे नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों की को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। तो यहाँ पे कारण और उपाय ये सारे इसमें दिए हुए हैं, और तो आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप सपोर्ट एंड शेयर